हेलो विद्यार्थी। चलिए, हमने आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहे थे क्लास 9th का। लगभग 3-4 पार्ट बना चुके थे और आगे फ्रांस की क्रांति का अगला पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति में हमने आपको 2-3-4 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके थे। आगे पार्टों को हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था। ठीक है, इससे पहले हम आपसे पूछ ले रहे हैं जो कल आपको हम कुछ चीजें बता रहे थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में हम आपको कल क्या बताए थे। फ्रांस की क्रांति मुख्य रूप से हमको क्या देखने को मिला कि फ्रांस की क्रांति में विश्व में ये प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे विश्व में चारों तरफ से लोग क्या करने लगे। देखें कि जब हम फ्रांस के लोगों ने अपने देश में लुई सुल्ताना का जो शासनकाल था उसको समाप्त कर दिए, तो अन्य जो देश के लोगों ने सोचा कि हम भी अपने देश में राजशाही शासन को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति जब समाप्त हो तो इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में लुई 16वें और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेट को 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, और वो भी फांसी पे चढ़ाने का तरीका हमने आपको बताया था कि फांसी पे किस विधि से चढ़ाया गया, तो गिलोटीन विधि से चढ़ाया गया। किस विधि से, गिलोटीन विधि से चढ़ाया गया था। हमने देखा था फ्रांस में इसका क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखेंगे फ्रांस की क्रांति का पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा हुआ था। ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा फ्रांस की क्रांति का विश्व पे प्रभाव। फ्रांस की क्रांति पे किस पे प्रभाव, विश्व पर प्रभाव। आपने देखा कि देश पे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन आज हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के पूरे दुनिया पे, पूरे संसार पे क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा निरंकुश शासन का क्या हो गया, अंत। निरंकुश शासन का एक एक हेडिंग देखते चलेंगे। देखिए, विश्व का पहला प्रभाव जो है निरंकुश शासन का अंत, यानी पूरे देश से, फ्रांस ही नहीं, फ्रांस पे तो निरंकुश शासन का अंत हो ही चुका था, पूरे दुनिया से। निरंकुश किसे कहते हैं, जिस देश के सरकार पर, चाहे जिस देश के सरकार पर, चाहे जिस व्यक्ति के ऊपर हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं, जिस पे हम अंकुश नहीं लगा सकते, उसे क्या कहेंगे, निरंकुश। अंकुश का मतलब जैसे देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में मोदी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी योजना लाते हैं तो लोग इनसे असंतुष्ट होंगे, तो लोग उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, उनकी पार्टी का विरोध करेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, उन पे अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये अगर चले जाए दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में चले जाएगा, जो किम जोंग वहाँ का राष्ट्रपति बना, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है ना, तो वहाँ पे निरंकुश शासन है, यानी वो जैसे चाहेंगे वैसे शासन करते रहेंगे। अन्य ऐसे देशों में देखने को मिलता है जहाँ पे साम्यवादी शासन आता है, तानाशाही शासन होता है, यानी कि वह शासन, चाहे जिस देश के सरकार पे हम किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाएंगे, यानी किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं कर सकते हैं, वही जहाँ पर कहलाएगा निरंकुश शासन। ठीक है, तो विश्व पे ये प्रभाव पड़ा कि फ्रांस की क्रांति से पूरे दुनिया में धीरे धीरे निरंकुश शासन का क्या होने लगा, अंत होने लगा। निरंकुश शासन का क्या होने लगा, अंत होने लगा। दूसरा, यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत। यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत, व्यवस्था का अंत। देखिए, अगला चीज है यूरोपीय सामंती व्यवस्था। यूरोपीय का मतलब पूरे यूरोप के देशों में, लगभग यूरोप में 50 से ज्यादा देश आते हैं, यानी कि लगभग यूरोप के जितने भी देश थे, उस देश से सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। सामंती व्यवस्था कहा जाए तो जमींदारी प्रथा, धीरे धीरे जमींदारी प्रथा भी क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। यानी सबसे ज्यादा जो जमींदारों का होता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जमीनें सभी लोगों में समान रूप से वितरण किया जाने लगा। ठीक है, तो यूरोपीय सामंती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यूरोपीय सामंती व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि पूरे दुनिया से धीरे धीरे सामंती व्यवस्था का क्या होने लगा, समाप्तिकरण, यानी सामंती व्यवस्था क्या हो गया, समाप्त हो गया। सामंती का तात्पर्य किससे होता, मुख्य रूप से जिनके पास अधिकांश जमीनें होती थी उन्हें क्या कहते थे, जमींदार लोग कहा जाता था। ठीक है, अगला, उपनिवेश की समाप्ति। उपनिवेश, निवेशवाद की समाप्ति, समाप्ति। देखिए, अगला जो आपका कह रहा है कि इसका विश्व पे फिर अगला क्या प्रभाव पड़ा, हर देशों में जो उपनिवेश शासन था, उपनिवेश किसे कहेंगे, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है उपनिवेश, उपनिवेश, एक होता है उपनिवेशवाद, वाद, और एक होता है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। तीनों चीज समझिएगा। उपनिवेश कैसे कहते हैं, जब एक देश ए, मान लीजिए देश ए है और एक देश क्या है, बी,
इससे अच्छा बेहतर हम बता दे रहे हैं, ये आपका देश ब्रिटेन। एक तरफ ब्रिटेन देश है और एक तरफ कौन सा देश हमारा, इंडिया देश, ठीक है, भारत। जब ब्रिटेन इंडिया पे आके अपनी कॉलोनी बना रहा था, यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश पे जाके धीरे धीरे कब्जा करने लगता है, यानी जब ब्रिटेन हमारे देश पे आया था और कब्जा शुरू किया था, तो यह कहलाएगा उपनिवेश। क्या कहलाएगा, उपनिवेश। यानी एक देश का किसी दूसरे देश पे जाके कब्जा करना ही कहलाएगा उपनिवेश, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, यानी कब्जा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उपनिवेशवाद। जिसे पढ़ते हैं ना, ये प्रक्रिया ऊर्ध्व होती है, इससे बनने वाला, इसे ऊर्ध्व कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। सेम वही चीज है। ब्रिटेन जब भारत पे कब्जा करना शुरू किया तो उपनिवेश, इस प्रक्रिया को, कब्जा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद। क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद। जिस समय ब्रिटेन भारत पे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा कब्जा, यानी कि सबसे ज्यादा कब्जा करना शुरू कर दिया था, उसे कहेंगे औपनिवेशिक। जैसे देखें आपने कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उस समय अंग्रेज हमारे देश में दस्तक दे चुके थे। दस्तक का मतलब भारत में आ चुके थे। और धीरे धीरे क्या, 1757 की प्लासी की लड़ाई के समय इंग्लैंड के लोग, यानी कि ब्रिटेन देश के लोग भारत में धीरे धीरे कब्जा करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। लेकिन जब 1764 का बक्सर का लड़ाई हुआ था, उस समय एक तरह कहा जाए तो पूरे ब्रिटेन के लोग भारत पे कब्जा पूरा विधिवत रूप से पूरे देश पे करना क्या कर दिए थे, शुरू। यानी 1764 में भारत पे उनका क्या हो चुका था, दबदबा हो चुका था। यानी भारत पे कब्जा आवश्यकता से ज्यादा कर चुके थे, ठीक है। तो औपनिवेशिक का मतलब जिस समय ब्रिटेन भारत में बहुत ज्यादा कब्जा करना शुरू कर देगा, उसे क्या कहेंगे, औपनिवेशिक। क्या कहेंगे, औपनिवेशिक। यानी कि उपनिवेशवाद की समाप्ति क्या हुई, पूरे यूरोप, पूरे दुनिया में धीरे धीरे उपनिवेश क्या होने लगे, समाप्त, ठीक है। तीनों चीज आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उपनिवेश किसे कहेंगे, जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करना शुरू कर देगा। जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करना या कब्जा करना शुरू करेगा, उपनिवेश। इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद, कब्जा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उपनिवेशवाद। क्या कहलाएगी, उपनिवेशवाद। और सबसे ज्यादा जब कब्जा करना शुरू कर देगा, उसे कहेंगे औपनिवेशिक। क्या कहेंगे, औपनिवेशिक। क्या कहेंगे, औपनिवेशिक, ठीक है। चलिए, ये चीजें हम आपको मिटा दे रहे हैं। आइएगा, अगला इसका प्रभाव दुनिया पे क्या पड़ा, फ्रांस की क्रांति से हमें क्या सीख मिला। तो फ्रांस की क्रांति से हमको मिला स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न पूछता है कि किस क्रांति से हमको स्वतंत्रता का, समानता का तथा बंधुत्व शब्द मिला था। तो यह मुख्य रूप से हमें किससे मिला था, फ्रांस की क्रांति से। अगला इसको विश्व में क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का, कि पूरी दुनिया में सभी लोग अपने देश को आजाद करने के लिए यानी स्वतंत्रता चाह रहे थे। और उसके बाद सभी लोग क्या चाह रहे थे, समानता चाह रहे थे। बंधुता का मतलब सभी लोग आपसी भाईचारा का व्यवहार सोच रहे थे। तो विश्व में प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया में स्वतंत्रता की, सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, समानता का अधिकार चाहते थे और आपसी भाईचारे का अधिकार चाहते थे, ठीक है। ये था आपका विश्व का प्रभाव। तो चारों आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य मुख्य चीजें हमने आपको बताया। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जिस सरकार के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते, जिस शासक के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते, वही कहलाएगा निरंकुश, ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ, पूरे दुनिया में धीरे धीरे निरंकुश शासन क्या हो गया, समाप्त होने लगा, ठीक है। दूसरा, पूरे दुनिया में यानी मुख्य रूप से यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत हो, जो यूरोप में जमींदारी प्रथा थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी, ठीक है। तीसरा, उपनिवेशवाद की समाप्ति, जहां पे जब एक देश किसी दूसरे देश पे शासन यानी कब्जा करना शुरू करता था, अब धीरे धीरे यह प्रक्रिया क्या हुआ, पूरे दुनिया से समाप्त होने लगी, क्योंकि हमारा किस पे प्रभाव है, विश्व का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और तीन शब्द ऐसे जो फ्रांसीसी क्रांति से पूरी दुनिया को मिले, एक था स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा बंधुता का अधिकार। पूरी दुनिया से हमको किस देश से मिले थे दुनिया को, तो फ्रांस की क्रांति से सीखने को मिले थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा जब हम इधर आ जाएंगे तब, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। मिटा दें बाबू लोग, चलिए। अब अगली क्रांति देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख घटनाएं, ठीक है। अगली हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख घटनाएं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख घटनाएं।
अगला हम टॉपिक देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं। पहली घटना बास्तिल का, बास्तिल की घटना। कौन सी घटना हम देखें? पहली घटना जो हमारी है बास्तिल का पतन एवं परिणाम। बास्तिल का पतन एवं परिणाम हेडिंग है। अब इसमें देखेंगे बास्तिल की घटना क्या थी। पूछता है कि बास्तिल की घटना का पतन व परिणाम, बास्तिल की घटना कैसे शुरू हुई थी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। राष्ट्रीय महासभा ने जून 1789 में, राष्ट्रीय महासभा वहां की जो संविधान सभा थी, राष्ट्रीय महासभा जो वहां की क्या थी, संविधान सभा ने जून 1789, कब? 1789, 1789 यानी 1789 को क्या हुआ था, उसने मान्यता दे दिया कि सभी फ्रांस के जितने भी लोगों, ये अफवाह फैला दिया। देखिए, राष्ट्रीय महासभा जून 1789 को यह मान्यता दे दिया कि अब धीरे धीरे राजा अपने पावर से ज्यादा यूज करने लगा। ठीक है, अब इसने बताया कि आवश्यकता से ज्यादा इन्होंने यूज करने लगा। राष्ट्रीय सभा ने किसको मान्यता दिया? जनता को ये बता दिया कि राजा आवश्यकता से ज्यादा शक्तियों का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? शक्तियों का। ठीक है, तो राजा ने अफवाह फैला दिया कि लोगों में ये अफवाह फैल गई जुलाई 1789 को, जुलाई 1789 को। ठीक है, राष्ट्रीय महासभा के वहां का संविधान है, क्या का संविधान है और कहाँ का संविधान है? राष्ट्रीय महासभा, राष्ट्रीय महासभा का मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति का कहा, ये संविधान है। ठीक है, राष्ट्रीय महासभा जून 1789 में बताया कि राजा अपने पावर का आवश्यकता से ज्यादा क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जुलाई 1789 को लोगों के बीच में यह मतभेद, यह भावना फैल गई कि राजा लोगों को मारना चाहता है, राजा लोगों को मारना चाहता है। मारना का मतलब लोगों से आवश्यकता से ज्यादा टेस्ट लगा, मारना पीटना, ये क्या गया, पूरे लोगों में अफवाह फैल गया। कब अफवाह फैला? जुलाई 1789 को। मारने से तात्पर्य है कि आवश्यकता से ज्यादा उनको मतलब सताना चाहता है, उनसे टैक्स लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? टैक्स लेना चाहता है। यह अफवाह फैल गई कि राजा मारने के लिए, पीटने के लिए विदेशों से लोगों को बुलाया। कहाँ से? विदेशों से लोगों को बुलाया। ठीक है, ये अफवाह फैली। उसी बीच में राजा ने क्या किया, राजा के एक मंत्री थे जिनका नाम था नेकर। राजा के मंत्री कौन थे? नेकर। राजा के उस समय मंत्री थे नेकर। राजा के मंत्री, राजा के मंत्री थे। राजा ने 1789 में इनको क्या कर दिया, पदच्युत, पदच्युत। अपने मंत्री, जो राजा के मंत्री कौन थे, जो पदच्युत कर दिया, मंत्री का नाम था नेकर। राजा के मंत्री, तो ऐसे लिखते हैं, राजा के जो मंत्री नेकर थे, राजा ने इसे क्या कर दिया, पदच्युत। पूछता पदच्युत का मतलब क्या होता है, यानी कि पद से हटाना, पद से हटाना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। राजा के मंत्री, राजा के मंत्री नेकर थे। राजा ने इन्हें गद्दी से क्या कर दिया, अफवाह, और गद्दी से इनको हटा दिया। तो यह धीरे धीरे अफवाह पूरे लोगों में फैल गया कि राजा अपने मंत्री को हटा दे। इसका मतलब राजा चाहता है कि यहाँ पे अब धीरे धीरे पूरा क्रूर शासन हो, लोगों पे इतना ज्यादा आधिपत्य करना चाहता था कि उनसे कितना से ज्यादा क्या ले ले, टैक्स ले ले। इससे लोग राजा से एकदम क्या हो गए, नाराज हो गए। जब लोग राजा से नाराज हो गए, और अभी देखिए 1788 में आपने देखा कि क्या पड़ा हुआ था, भीषण अकाल पड़ा हुआ था। लोग नाराज होने के कारण जितने भी राजा की दुकानें थी, दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। दूना जो सामान होता था, सामानों को लेकर घर जाने लगे, सामानों को लेकर घर जाने लगे। और सैनिकों पे हमला भी क्या करनी है, लोग करने लगे। जब सैनिकों पे हमला करने लगे, तब तक क्या किए, लोग एकदम नाराज हो गए थे, और धीरे धीरे राजा के महल को, राजा के महल को क्या कर लिए, चारों तरफ से घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। और यही महल का था, बास्तिल। जो राजा का महल था, यानी कि बास्तिल का मतलब जो राजा का किला था, इसको चारों तरफ से क्या कर दिए, लोग घेर लिए। ठीक है, क्यों घेर लिए? क्योंकि राजा ने इन्हें बाहर से, क्या अफवाह फैल गई थी कि राजा बाहर से इन्हें मारने के लिए कुछ लोगों को बुला रहा, जिसके वजह से राजा, सभी लोगों ने क्या कर लिया, राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। उस महल का नाम था बास्तिल। बास्तिल का मतलब क्या था, एक प्रकार का किला था। और ये घटना कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। इसीलिए इस घटना को क्या करते हैं,
फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व। इस घटना के दिन फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, क्योंकि फ्रांस 14 जुलाई 1789 को यह घटना शुरू हुई थी, इसलिए बाद में जाकर फ्रांस आजाद हो गया। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व। जैसे हमारा 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा खुद का अपना देश क्या, अपने देश का संविधान बन गया था। उसी प्रकार से यहाँ के लोगों ने जब क्रांति शुरू की थी, तो क्रांति शुरू की थी 14 जुलाई 1789 को, इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व यानी कि राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये टोटल थी फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाओं में। बास्तिल की घटना क्या थी, एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय सभा वहां की एक संविधान सभा थी। जून 1789 में बैठक हुई थी। इसने देखा कि अब राजा अपने पावर का आवश्यकता से ज्यादा क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जितने लिमिट है उससे ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करना चाह रहा है। तब तक उसी समय जुलाई 1789 में राजा के माध्यम से लोगों में अफवाह फैल गया कि राजा क्या करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों को, गरीब मजदूर को मारना चाहता है। इसके लिए उसने विदेश से लोगों को बुलाया। ये लोगों में अफवाह फैल गया। अफवाह को सुनते ही लोग नाराज होंगे, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तब तक लोगों ने क्या कर दिया, राजा का विरोध करते करते राजा की सारी दुकानों को, सामानों को लूट कर अपने घर को ले जाने लगे। ठीक है, और सैनिकों पर उन्होंने धीरे धीरे हमला करने लगा। इससे क्या हुआ, अब हमला इसलिए करने लगे क्योंकि अपने जान को बचाने के लिए पहले आपकी जान जरूरी है। ठीक है, अब सैनिक और सैनिक किसके थे, राजा के। राजा जैसा कहेगा सैनिक वैसा करेंगे, तो सैनिक भी हमला करते थे। इसलिए लोगों ने सैनिकों पे हमला कर दिया, और अंत में जितने भी हमारे तृतीय वर्ग के लोग, तो उसने क्या किया, बास्तिल के किला को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। और यह घटना क्या था, 14 जुलाई 1789 को घेरा गया। और जब बास्तिल के किले को घेरा गया, इसीलिए घटना कहलाता है बास्तिल का, यानी बास्तिल की घटना के नाम से यह कहानी जानी जाती है। और बास्तिल की जो घटना कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व। इतना आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलें तो पूछ लें। एक बार आपसे पूछना चाहेंगे नेकर क्या थे, तो नेकर फ्रांस के क्या थे, मंत्री थे। ठीक है, राजा ने उन्हें क्या कर दिया, पद से हटा दिया। पद से हटाने को क्या कहेंगे, पदच्युत। पद से हटाना क्या कहलाएगा, पदच्युत, पदच्युत। ठीक है, चलिएगा हम पूछ रहे हैं फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व कब तारीख को मनाया जाता है, 14 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इतना चीजें आपको बेहतर से समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखेंगे। अगला टॉपिक विशेषाधिकारों की समाप्ति। अगला घटनाओं में है विशेषाधिकारों की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति। अब देखिए, विशेषाधिकारों की समाप्ति से आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। विशेषाधिकार कहते थे कुछ ऐसे फ्रांस के वर्गों को विशेष अधिकार थे जन्म से ही। जैसे प्रथम वर्ग था, द्वितीय वर्ग था, ये जन्म से अधिकार था कि ये किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे। और साथ ही साथ जो द्वितीय वर्ग था, यह क्या करता था, तृतीय वर्ग से उपहार भी लेता था। उपहार को बताए थे भेंट, शादी ब्याह वाला भेंट नहीं, कि बबुनी छोड़ के चल जाइए तो हम कैसे जिए, बबुनी छोड़ के चल जाइए। ये कहा, पहले से नियम आया कि लड़कियां क्या गई, अपना ननिहाल को छोड़ के ससुराल में चली जाएगी। ठीक है, कितनों तू रोवा। ठीक, तो विशेषाधिकार की समाप्ति तात्पर्य है कि फ्रांस में जो प्रथम वर्ग थे और द्वितीय वर्ग थे, इनके विशेषाधिकारों की समाप्ति की बातें अब चलने लगी कि अब विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आपने देखा कि द्वितीय वर्ग से भी अब टैक्स लिया जाना शुरू हो गया था। तो विशेषाधिकारों की समाप्ति कब हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त 1789 को क्या कर दिया गया, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो विशेषाधिकार किसको मिल रहा था, मुख्य रूप से तृतीय वर्ग और प्रथम वर्ग को, द्वितीय वर्ग को मिल रहा था। अब 4 अगस्त 1789 को विशेषाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त। जब आप विशेषाधिकार को समाप्त कर देंगे, तो आप बताइएगा सबसे ज्यादा विशेषाधिकार किसके पास था, प्रथम वर्ग के पास समाप्त हो गया था। इनसे 20 लिब्रे धन मिला था, 20 करोड़। देखिए 20 लिब्रे क्या होता है, लिब्रे का मतलब होता है, लिब्रे का मतलब ये होता है कि लिब्रे जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, क्या चलता है, तो रुपया चलता है, उसी प्रकार यहाँ पे 20 अरब लिब्रे धन मिला था। किसको मिला था,
वहाँ के जो राष्ट्रीय सभा थे, जो संविधान सभा थे, जो राजा थे, उनके द्वारा क्या हुआ था, ये जो तृतीय वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाता था, जब इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिए तो राजा को कितना धन मिला था, 20 अरब लिब्रे। लिब्रे सोचेंगे लिब्रे क्या होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ रुपया चलता है, कहीं टका चलता है, कहीं डॉलर चलता है, उसी प्रकार फ्रांस में जो पैसे उसे क्या कहा जाता है, लिब्रे कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ही चीजें ध्यान देना। विशेषाधिकारों की समाप्ति कब हुआ था, 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 को समाप्त करने के बाद जो मुख्य रूप से प्रथम वर्ग के लोग थे और द्वितीय वर्ग के लोग थे, तो इनसे कितना पैसे सरकार को फायदा हुआ जब वहां विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 20 अरब लिब्रे रुपये क्या होते इनको मिले थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मिटा दे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बाबू लोग। बाबू का मतलब बबुनी लोग भी, ठीक है ना, इनमें सोचेगा सर जी खाली बाबू बाबू कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीनों वर्गों की सभाएं, तीनों वर्गों की सभाएं। देखिए तीनों वर्गों की सभाएं, तीनों वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, तीनों वर्गों की बैठक कब हुई थी, 6 मई 1789 को। कब हुई थी, 6 मई 1789 को। अब बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, मिराब्यो। कौन किया था, मिराब्यो। तीनों वर्गों की बैठक कब होती, 6 मई 1789 को। और इसकी बैठक बैठक का नेतृत्व किसने किया था, मिराब्यो। किसने किया था, मिराब्यो ने किया था। ठीक है, मिराब्यो क्या चाहता था कि तीनों वर्ग की बैठक इसलिए किया, मिराब्यो मुख्य रूप से तृतीय वर्ग का व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति था, तृतीय वर्ग से यह आता था। ये भी पूछ सकता है, मिराब्यो किस वर्ग के अंतर्गत आता था, तृतीय वर्ग। बैठक करने का कारण ये था कि आप जो प्रथम वर्ष से और द्वितीय वर्ष से टैक्स नहीं लेते, आप क्या कीजिए, प्रथम वर्ष से भी टैक्स लीजिए, और किससे टैक्स लीजिए, द्वितीय वर्ष से भी टैक्स लीजिए। ठीक है, तो इतना चीज है। तीनों वर्गों की बैठक कब हुई थी, 6 मई 1789। 6 मई 1789 को हुई थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मिराब्यो। कौन कर रहा था, मिराब्यो। मिराब्यो किस वर्ग से आता था, तृतीय वर्ग से आता था। किस वर्ग से आता था, तृतीय वर्ग से आता था। बैठक इसलिए किया था क्योंकि इसके कहता था कि आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ग से भी टैक्स लीजिए, न कि मात्र तृतीय वर्ग से टैक्स लीजिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक चलेंगे, इतना सिंपल टॉपिक है, याद करते रहिए। ठीक है, चलिए मिटा दें, आइएगा। अगला हेडिंग है टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ, देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ मुख्य रूप से कौन से वर्ग के लोग कर रहे थे, तो टेनिस कोर्ट का शपथ मुख्य रूप से तृतीय वर्ग के लोग कर रहे थे। तृतीय वर्ग के टेनिस कोर्ट की शपथ कर मुख्य रूप से टेनिस कोर्ट की शपथ में कौन से वर्ग के लोग थे, तृतीय वर्ग के लोग थे। क्यों तृतीय वर्ग के लोग थे, क्योंकि परेशानी किसको थी, तृतीय वर्ग को। जिसको परेशानी रहेगी वही ना, मान लीजिए पेट हमारा दुखा रहा है तो आप सुई लगाएंगे नहीं, अब हमारा दुखा तो दूसरे के पेट में जाके सुई डॉक्टर साहब लगा देंगे। डॉक्टर साहब को अंदर अंदर कितना सुंदर सुंदर आप लोग गाली देते हैं जब सुई लगता है तो। अब उस चीज की आप जान सकते हैं, जब डॉक्टर सुई लगा तो अंदर दर्द, इतना सुंदर सुंदर गाली आता है कि आप कह नहीं सकते हैं, काहे कि कह दिए तो मैंने और सुइया अंदर कर देगा और चिल्लाने लगेंगे, तो आप डर बोलेंगे, अंदर अंदर गरिया के पटाए रहते हैं। ठीक है ना, यही चीज है। टेनिस कोर्ट की शपथ में मुख्य रूप से कौन से लोग अध्यक्षता कर रहे थे, तृतीय वर्ग के। कौन से लोग अध्यक्षता कर रहे थे, तृतीय वर्ग के लोग अध्यक्षता कर रहे थे। और इसके अध्यक्ष कौन था, मुख्य रूप से मिराब्यो था। कौन सा था, मिराब्यो। इसकी बैठक कौन कर रहा था, मिराब्यो कर रहा था। और बैठक कब कर रहा था, 20 जून 1789। 20 जून 1789। ठीक है, ये बैठक क्यों किया, बात है टेनिस कोर्ट में बैठक क्यों किया, चीजें है ना, इतना चीजें तो आए। टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट की शपथ का मुख्य रूप से कौन से वर्ग इसमें शामिल थे, तृतीय वर्ग थे। तृतीय वर्ग का कौन सा व्यक्ति था, मिराबियो था। कब बैठक हुई, 20 जून 1789। 20 जून 1789। इसकी बैठक का एक उद्देश्य था कि आप मुख्य रूप से प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से भी क्या कीजिए, अब धीरे धीरे उनके विशेषाधिकार को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अभी पीछे आपने पढ़ा कि इनके विशेषाधिकार को क्या चाहते थे, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए।
कौन व्यक्ति चाहता था? मीराबेव। अब विशेषाधिकार को समाप्त नहीं करना चाहता था राजा, क्योंकि अब पहले से उनको फ्री में खिला रहे हैं, फ्री में मजा ले रहे थे, तो कोई सोचेगा कि फ्री में मजा छूट जाए, रोज फ्री में हमको मिल जा रहा है 60 रुपये का पेप्सी पीने के लिए। पेप्सी का मतलब समझ ही रहे, पेप्सी पीने के बाद आदमी एकदम किसी को चिंता नहीं, किसी का तो त्योहार का औकात, IM PM IM CM बोलता है, ठीक है ना। तो जो प्रथम वर्ग था और द्वितीय वर्ग था, इसके विशेषाधिकार को समाप्त कौन करना चाहते थे? मीराबेव, ठीक है। इसलिए उसने कहा मीराबेव समाप्त करना चाहते थे, लेकिन राजा इससे इनकार करना चाहता था कि हम इनके द्वारा यानी इनसे किसी भी प्रकार का जो टैक्स लेते थे, हम अरे इनसे टैक्स नहीं लेते थे, आज भी टैक्स नहीं लेंगे। किन से? प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों से, ठीक। तो इसने टेनिस कोर्ट मीराबेव ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक क्या करेंगे? तब पूरी नहीं होगी, नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। कहाँ से नहीं हटूंगा? टेनिस कोर्ट की शपथ से। कहाँ से नहीं हटूंगा? टेनिस कोर्ट की शपथ से नहीं हटूंगा, ठीक है। यही घटना क्या कहलाई? टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती थी। मुख्य रूप से टेनिस कोर्ट क्या था? यह खेल का मैदान था। क्या था? खेल का मैदान। और कौन सा खेल खेला जाता था? मुख्य रूप से क्या खेला जाता था? टेनिस खेल। टेनिस खेलते हैं, कैसे खेलते हैं सब आऊंगा, ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ समझ में आ गया होगा। देखिए पूछ रहे हैं टेनिस कोर्ट की शपथ मुख्य रूप से कौन से वर्ग के व्यक्ति कर रहे थे? तृतीय वर्ग के व्यक्ति कर रहे थे। टेनिस कोर्ट सभा में कौन व्यक्ति था? मीराबेव था। कौन था? मीराबेव था। बैठक कब किया था? 20 जून 1789 को। बैठक इसलिए किया था, पूछे क्यों किया था बैठक? उसके बैठक करने का मुख्य कारण यही था, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से क्या कीजिए, उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दीजिए। लेकिन राजा कहता था कि उनके द्वारा जो विशेषाधिकार उनको दिया गया वो विशेषाधिकार नहीं समाप्त होगा। तो मीराबेव ने कसम खाया कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक टेनिस कोर्ट से नहीं हिलूंगा, अर्थात जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं टेनिस कोर्ट से नहीं जाऊंगा। यही घटना क्या हो गई? टेनिस कोर्ट के नाम से मशहूर हो गई, ठीक है। टेनिस कोर्ट क्या है? यह खेल का मैदान है। कौन सा खेल खेला जाता है? टेनिस का खेल खेला जाता है। समझ में आ गया? ये टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछे, टेनिस कोर्ट का लीडर कौन था? मीराबेव। किस वर्ग का था? तृतीय वर्ग। बैठक 20 जून 1789। 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट क्या है? खेल का मैदान। कौन सा खेल खेला जाता है? टेनिस। कौन सा खेल खेला जाता है? टेनिस। बैठने का मुख्य कारण क्या था? कि विशेषाधिकारों को समाप्त। कौन से लोगों का? प्रथम और द्वितीय वर्ग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग देखेंगे, फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस का संविधान, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रांस का संविधान या फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। फ्रांस का संविधान मुख्य रूप से कब बन के तैयार हो गया? 1791 ईस्वी में। कब बन गया? तैयार हो गया था 1791। पूछता है फ्रांस का संविधान संवैधानिक राजतंत्र का बनना हेडिंग है, लिख दे रहे फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र का बनना। राजतंत्र का बनना। राजतंत्र का मतलब जिस देश में कैसा शासन हो? राजा का शासन हो, ठीक है। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र का बनना। फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 ईस्वी में। कब बना? 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट वोट समझते हैं, जाके अंगूठा टिप दे, जेके मन करेगी, इमली के निशान पे, कमल के निशान पे, साइकिल के निशान पे, जो निशान निकलेंगे, लेकिन यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। किस संविधान में? फ्रांस के संविधान में, ठीक है। फ्रांस के संविधान में। और मुख्य रूप जब संविधान बना तो शक्तियों का क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण। शक्तियों को इसमें संविधान में शक्तियों को बांट दिया गया। और जो चीजें हमने बताया था, एक इसमें बांटा गया, एक विधायिका बताए थे, और एक आपको बताए थे कार्यपालिका, और एक चीज आपको बताए थे न्यायपालिका में, ठीक है। ये चीजें हमने बताया था।
फ्रांस का संविधान राजतंत्र बनने से क्या समझते हैं? फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बना था। यह मुख्य रूप से महिलाओं को वोट डालने का इसमें अधिकार नहीं था। फ्रांस के संविधान को सत्ता में यानी फ्रांस के संविधान को अलग अलग इसको शक्तियों में बांट दिए गए यानी इसकी विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा। जैसे देखते हैं आप लोग बंटवारे समझते हैं, जब घर में लोगों का बंटवारा होता है तो क्या करते हैं लोग, एक एक चीज को बांट देते हैं। घर तो बढ़ती जाता है, द्वार जमीन बढ़ जाता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बर्तनों बांटते हैं। बर्तनों में कहेंगे कि संतुष्टि नहीं कि थरिया तोरी में जाता तो बीच में थरिया काट लाना, ना तुम खेबा ना हम ही खाए, वही तो बिगा जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग बच्चे में विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा। शक्ति 3 भागों में विकेंद्रीकृत कर दिया गया। एक विधायिका, विधायिका बता चुके हैं जो क्या करता है नियम को बनाता है, और यही क्या करता है जो नियम को क्या कर देगा, लागू कर देगा, नियम को लागू करेगा, ये नियम को क्या करेगा, बनाएगा। न्यायपालिका जो न्याय दिलाएगा, क्या दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। ये तीनों चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फ्रांस का संविधान कब बना था? 1791 ईस्वी में। 1791 फ्रांस के संविधान में किसको वोट डालने का अधिकार नहीं था? महिलाओं को। इसमें फ्रांस के संविधान की शक्तियों का कर दिया गया, बांट दिया गया यानी कि विकेंद्रीकरण कर देगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो नियम बनाएगा विधायिका, जो नियम को लागू करेगा कार्यपालिका, जो न्याय दिलाएगा न्यायपालिका। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखेंगे राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सभा। देखिए राष्ट्रीय सभा क्या था, जैसे संविधान सभा जो बना, संविधान बनाया गया तो संविधान सभा बनाया गया, तो संविधान सभा बनाना कौन बनाया संविधान को? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, संविधान को किसने बनाया? नेशनल असेंबली। लेकिन नेशनल असेंबली ने बनाया, लेकिन जितने भी लीडर इसमें शामिल थे वो किसके अंतर्गत आएंगे? राष्ट्रीय सभा। यानी कि नेशनल असेंबली ने संविधान को बनाया, लेकिन इसके सारे लीडर लोग किसमें शामिल थे? राष्ट्रीय सभा में। तो राष्ट्रीय सभा का मुख्य कार्य क्या था? राष्ट्रीय सभा में किन बातों का जिक्र है? तो राष्ट्रीय सभा मुख्य रूप से 2 बातों का जिक्र है। जो संविधान बना था 2, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन काम करेगा, 3 दिन की मजदूरी, मजदूरी 3 दिन की मजदूरी, और मुख्य रूप से वो क्या होगा? व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति 3 दिन की मजदूरी करता है, क दिन की मजदूरी करेगा? 3 दिन मजदूरी करने के, और उसके बाद उसकी उम्र कितनी वर्ष होगी? 25 वर्ष। देखिए आप कैसे फ्रांस में वोट डालेंगे, यह बात ही कहेगी राष्ट्रीय सभा में। राष्ट्रीय सभा फ्रांस का संविधान बनाने वाली सभा थी। इसमें कहा गया कि अगर आप 3 दिन की मजदूरी करके जितना भी 3 दिन में पैसा कमा रहे हैं, जैसे एक दिन का 200 हो तो 3 दिन का 600, तो 600 रुपये आप कमाए तो 600 रुपये किसको देंगे? राष्ट्रीय सभा को देंगे। और आपकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी कि 3 दिन का मजदूरी करने से जो पैसा मिलेगा वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय सभा के पास जाएगा। और कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इना कि 10 वर्ष का बाद तू पैसा लिया सो और डालवा, 10 वर्ष में वोट डालेंगे नहीं। फ्रांस में वोट डालने का अधिकार कब वर्ष था? 21 वर्ष। कब वर्ष? 21 वर्ष। तो 3 दिन की मजदूरी करेंगे, मजदूरी किसको देंगे? राष्ट्रीय सभा। और आपकी आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। तभी आपको वोट डालने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकार। दूसरी बात इसमें क्या कहेगी कि जब आप वोट डाल देंगे और वोट डालने के अधिकार के बाद आपको क्या रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। फ्रांस में कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार और बराबरी का क्या मिलेगा? अधिकार। दूसरे पॉइंट में कहा गया राष्ट्रीय सभा में कि आप कम से कम 25 वर्ष के हो गए, 3 दिन की मजदूरी करके, अब पैसा जो सारा किसको देंगे? राष्ट्रीय सभा को। तब आप वोट डाल सकते हैं। वो अभी मात्र कौन होंगे? पुरुष, न कि महिला। हमने बताया कि फ्रांस के संविधान में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगला चीज है, अगला पॉइंट कहा गया जब आप वोट डालेंगे तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कहीं भी स्वतंत्र है, जाकर घूम फिर सकते हैं। कहीं का मतलब वहीं जाइए जहाँ पे अन्य लोगों को दिक्कत न हो आपके जाने से। अगला नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार कौन सा अधिकार होता है? जो अधिकार जन्म से मिलेगा, यानी जन्म से का मतलब आप फ्रांस में जन्म लें तो फ्रांस के क्या हो गए? नागरिक हो गए। ठीक है, और आपको कैसा अधिकार मिलेगा? बराबरी का अधिकार। कैसा अधिकार? बराबरी का अधिकार। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। मिटा दे। ठीक, अब देखेंगे राष्ट्रीय सभा का प्रभाव क्या पड़ा। राष्ट्रीय सभा का प्रभाव, राष्ट्रीय सभा का प्रभाव।
राष्ट्रीय सभा का प्रभाव क्या पड़ा, अब इसके बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय सभा ने जो संविधान सभा बना था उसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो पहला मुख्य प्रभाव इसका पड़ा कि निरंकुश शासन, निरंकुश निरंकुश जो शासन चल रहा था, कहाँ पे निरंकुश शासन चल रहा, तो फ्रांस में निरंकुश शासन क्या क्या हो गया, समाप्तिकरण। निरंकुश शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा, वहां पे कौन सा शासन आ गया, गणतंत्र शासन। कैसा शासन, गणतंत्र शासन, जिस देश का खुद का क्या होगा, संविधान। गणतंत्र शासन की क्या हो गई, स्थापना। राष्ट्रीय सभा का प्रभाव क्या पड़ा कि निरंकुश शासन समाप्त हो गया फ्रांस में, गणतंत्र शासन का क्या हो गया, निर्माण, यानी कि वहां पे अब संविधान के हिसाब से सारे काम होंगे। अगला, कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके वर्गों को, जो कुलीन वर्ग थे, जो द्वितीय वर्ग थे, कुलीन वर्ग के जो विशेषाधिकार थे, जो जन्म से उनको अधिकार मिला था कि आपको टैक्स नहीं देना है, उनके विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त। कौन से अधिकार को, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला, राजा रानी, राजा रानी, राजा रानी की शक्ति को कम कर, राजा रानी की शक्ति में क्या कर दी गई, कमी। राजा रानी की शक्ति में क्या कर दिया गया, कमी। कमी का मतलब, पहले जो खूब लेकर पैसा टेस्ट लेकर नाच गाना ऑर्केस्ट्रा ये देखते थे, लगा था गाना फलाना काम सुना, ये धीरे धीरे क्या हो गया, सारा कम हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या कर देगा, अंतिम पॉइंट, दास प्रथा का अंत हो गया। किसका अंत हो गया, दास प्रथा का अंत। आपको बताया था दास प्रथा, दास किसे कहते हैं, जब किसी भी मजदूर को पैसे पे और समय के आधार पर उसे हम खरीद लेते हैं कि 10 करोड़ रुपये में हम खरीद लिए और 10 वर्ष तक काम कराएंगे, कहीं भी ले जाकर जितना काम कराना है वही कहलाएंगे दास प्रथा। और धीरे धीरे दास प्रथा भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो टॉपिक बनेंगे हम आपको एक और वीडियो या 2 वीडियो बना, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो धीरे धीरे आप इसको देखते चलिए, 15 20 25 वीडियो में धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार हम आपको फिर बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय सभा का प्रभाव क्या पड़ा, निरंकुश शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। गणतंत्र शासन वहां पे क्या हो गया, स्थापना। कहाँ पे, फ्रांस में। कुलीन वर्गों के विशेषाधिकारों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अर्थात उससे टैक्स लिया जाएगा। राजा रानी की जो शक्ति और पावर था वो भी पावर में क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। और धीरे धीरे दास प्रथा का भी क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है, तब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको वीडियो इसका कल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।